अपेंडो अकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तक हमने यूपी स्पेशल की सीरीज में उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ा, उनसे संबंधित और संभावित प्रश्नों के बारे में पढ़ा और आज की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन और संरक्षण। तो साथियों, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन के प्रकार। तो यहाँ दो प्रकार के मृदा अपरदन होते हैं, जलीय अपरदन और वायु अपरदन। जलीय अपरदन में हम लोग सतही कटाव, सीट संरक्षण, रील अपरदन, स्प्लैश अपरदन, बड़ी अवनालिका अपरदन जिसे गलीय अपरदन या धारा तट अपरदन भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वायु अपरदन में हम लोग इसके प्रकार पढ़ेंगे कि वायु अपरदन कितने प्रकार से होता है, अपवाहन है, अपघर्षण है और सन्निघर्षण। और साथ ही हम लोग मृदा संरक्षण में मृदा संरक्षण के उपाय पढ़ेंगे कि बाढ़ नियंत्रण से कैसे होता है, नियोजित चराई से संरक्षण कैसे किया जाता है, बंद बनाकर संरक्षण किस तरीके से होता है और सीढ़ीदार खेत बनाकर किस तरीके से मृदा संरक्षण किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण है जो समोच्च रेखी जुताई, जिसे कंटूर जुताई बोला जाता है, इसके बारे में सवाल बने हैं। इसके बाद हम लोग मिट्टी बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में मृदा संबंधी कौन कौन से कानून लागू हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा रूपरेखा समझ गए होंगे कि कहीं से भी कोई प्रश्न अब बचने वाला नहीं है, चाहे जैसी परीक्षा हो। अगर हमने इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया तो कोई भी परीक्षा से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले साथियों, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु। अब ये मृदा अपरदन होता क्या है? तो साथियों, भूमि की जो ऊपरी सतह है, चाहे वो किसी भी वजह से, चाहे वो हवा से हो या पानी से हो, अगर हटकर दूसरी जगह चली जाती है तो इसे हम लोग मृदा अपरदन का नाम दे देते हैं और ये एक भौतिक क्रिया है। अब मृदा अपरदन के अगर प्रकार देखे जाएं तो मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है। एक है जलीय अपरदन जिसे वाटर इरोजन बोला जाता है और दूसरा है वायु अपरदन जिसे विंड इरोजन बोला जाता है। तो जलीय अपरदन सबसे पहला लेते हैं। जलीय अपरदन का सीधा सीधा फंडा यही है, मैंने भी बताया कि ऊपरी सतह किसी वजह से हट रही है तो इसका मतलब है पानी के द्वारा मिट्टी को हटाया जाना और निष्कासन स्थल से दूर ले जाना। ये क्या है? जलीय अपरदन कहलाता है। और जलीय अपरदन का पहला जो प्रकार है वो क्या है? सतही कटाव, जिसे लेयर इरोजन बोला जाता है। अब ये क्या होता है? ये खास तौर पर समतल खेतों में देखा जाता है। जब पानी बरसता है या किसान पानी लगाता है अपने खेतों में तो जो ऊपरी लेयर है वो बहकर दूसरी जगह चली जाती है। खासतौर पर बरसात में देखा जाता है। किसानों को इस कटाव के बारे में बहुत बाद में मालूम चलता है, इसीलिए सतही कटाव यानी लेयर इरोजन को किसानों की मौत कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें आप जरूर से जरूर याद रखिए। अब अगर कहा जाए कि जलीय अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश में कहाँ दिखाई देता है, तो कॉमन सेंस है, बिल्कुल लगा लीजिए कि साहब जहां जल की मात्रा ज्यादा होगी वहीं पर तो ये कहाँ पे होना चाहिए? तराई क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र आप समझ ही चुके हैं। अगर आप चैनल के नए मेहमान हैं तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन जरूर देख लें तो आपको तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ये सारी क्षेत्र मालूम चल जाएंगे। और जलीय अपरदन से संपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रभावित है। अब साथियों बात करते हैं कि शीट क्षरण क्या होता है, यानी शीट वाटर इरोजन क्या है। कि जब पूरे पहाड़ी क्षेत्र पर ऊपरी मिट्टी की एक पतली परत हट जाती है तो इसे शीट इरोजन बोला जाता है। इसी तरीके से रील अपरदन क्या होता है कि जब अपोहा जल ढलान से केंद्रित होकर छोटे चैनल बनाता है, यानी जब ढाल से नदियां बहती हैं या पानी बहता है तो छोटे छोटे चैनल बन जाते हैं जिन्हें रील कहा जाता है और ये रील 0.3 मीटर तक की गहरी हो सकती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब साथियों बात करते हैं हम लोग स्प्लैश अपरदन क्या होता है।
तो स्प्लैश वाटर इरोजन क्या होता है कि वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी की सतह पर बमबारी के परिणाम स्वरूप स्प्लैश अपरदन कहलाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अपरदन का सबसे पहला रूप कौन सा है, तो स्प्लैश अपरदन होता है। यानी जब पानी बरसता है, मिट्टी में जो बूंद पड़ती है उसे ही हम लोग स्प्लैश अपरदन का नाम दे देते हैं। और मिट्टी में ये किस तरीके का व्यवहार करती है, ये बम की तरीके एक क्रिया दिखाती है। जिस तरीके से बम आकर गिरता है उसी तरीके की एक क्रिया है। ये मिट्टी के कणों को विस्थापित करती है और मिट्टी के संरचना को नष्ट कर देती है। अगर हम लोग मृदा अपरदन प्रक्रिया का सही क्रम लगाएं, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्प्लैश होता है, फिर शीट होता है, फिर रेल होता है, फिर गली होता है, फिर रैमिन होता है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि बड़ी अवनालिका अपर्दन या गलीय अपर्दन या धारा तट अपर्दन क्या होता है। तो ये क्या होता है साहब कि अत्यधिक सतही जल प्रवाह के कारण गहरी नालियों का निर्माण होता है, जिसे अवनालिका या गली अपर्दन कहते हैं। या अगर आप कभी एमपी वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बीहड़ दिखाई देगा, यही इसी का रूप है। और बीहड़ बनाने के लिए प्रमुख नदी कौन सी उत्तरदायी मानी जाती है, तो चंबल नदी। और लगभग कुछ बीहड़ यमुना नदी भी बनाती है। तो याद रखिएगा, अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध जो नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी है। चंबल नदी है। अब आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में बड़ी अवनालिका या गली अपर्दन या धारातट अपर्दन का मुख्य कारण क्या है, तो जैसा मैंने बताया है कि चंबल और यमुना क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है, इटावा है। यानी गली अपर्दन या बीहड़ या धारातट अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो इटावा है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो प्रभावित जिला कौन सा है साथियों, इटावा है। अब बात करते हैं वायु अपर्दन की। तो वायु अपर्दन का भी वही सीधा सीधा रूप है कि अगर मिट्टी की ऊपरी परत अगर हवा के द्वारा हटाई जा रही है तो इसे वायु अपर्दन बोलेंगे। और वायु अपर्दन 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। अपवाहन क्या होता है कि यांत्रिक अपक्षय के कारण ढीली तथा असंगठित चट्टानों के ढीले कणों को पवन चट्टानों से अलग करके उड़ा ले जाती है। क्या बताया मैंने, अब इसको साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जब चट्टानें हल्की हल्की टूटने लग जाती तो उसके कण ढीले हो जाते हैं, तो इन कणों को हवा बहा कर ले जाती है, इसे ही अपवाहन कहा जाता है। अब अपघर्षण क्या होता है, अब साथियों अपघर्षण क्या होता है, तो अपघर्षण क्या होता है कि जब हवा अपवाहन के द्वारा जो धूल कण लेके जाती है, रास्ते में अगर कोई चट्टान पड़ती है तो उसमें भी रगड़ लगती है, जिससे चट्टान घिसने लग जाती, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, अपघर्षण का नाम दे लेते हैं। घर्षण शब्द से याद रखिए। अब सन्निघर्षण क्या होता है कि शैल कण आपस में रगड़ खाकर यांत्रिक ढंग से टूट जाते हैं। यानी जो शैल कण होते हैं आपस में टकराते हैं तो टूट जाते हैं, इसे सन्निघर्षण का नाम दिया जाता है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो साहब कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। और वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, तो मथुरा और आगरा है। अब साथियों हम लोग बात करते हैं मृदा संरक्षण की, यानी मृदा अपरदन को बचाया कैसे जाए। तो कुछ विशेष बिंदु हैं, इन्हें याद कर लीजिए कि केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो साथियों देहरादून में है। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। और केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो भी नई दिल्ली में है। और मृदा संरक्षण के लिए जो कानून है यानी अधिनियम है, वो कौन सा कानून है, 1986। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय मृदा संरक्षण का जनक किसे कहा जाता है, तो JW लेदर को भारतीय मृदा संरक्षण का जनक कहा जाता है। इन्हें भारतीय मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अब आप सवाल अगर थोड़ा सा याद रखिएगा कि कृषि रसायन विज्ञान और मृदा रसायन का जनक दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो मृदा रसायन का जनक पूछा जाए तो इन्हें थॉमस वे को कहा जाता है।
मृदा रसायन का जनक। अब साथियों बात करते हैं कि मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। तो मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं? पहला तो है बाढ़ नियंत्रण। नदियों में बांध बनाकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी को मोड़ दिया जाता है, एक ये पहला उपाय है। नियोजित चराई। अब ये क्या है कि अत्यधिक चराई से पहाड़ी ढालों में मृदा ढीली हो जाती है, जल मृदा को आसानी से बाहर ले जाती है, इसलिए नियोजित ढंग से वनस्पति के आवरण को बचाया जाता है। बंद बनाना। अवनाल का अपर्दन से प्रभावित भूमि में बंद या अवरोध बनाकर मृदा अपर्दन को रोका जाता है। ये तो पढ़ने से ही मालूम चल रहा है। आगे सीढ़ीदार खेत बनाना। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा अपर्दन को रोका जाता है। यह खेती उत्तराखंड में ज्यादा प्रचलित है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, समोच्च रेखी जुताई यानी कंटूर जुताई। मृदा संरक्षण की यह विधि तरंगित भूमि वाले प्रदेशों के लिए उपयुक्त है। भूमि को समान ऊंचाइयों पर जोतने से हल के कुंड या नालियां ढाल के आर पार बन जाती हैं, इससे मृदा के अपर्दन में कमी आ जाती है। यह विधि मृदा उर्वरता और आर्द्रता बनाए रखने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। ये जरूर से जरूर दिमाग में रखिए, याद रखिए। अगला उपाय है मृदा संरक्षण का कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना। मृदा संरक्षण की यह विधि मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में अपनाई जाती है। अगला है सस्यावर्तन। खेत में विभिन्न फसलों को बारी बारी बोया जाना, इससे भी मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। अब साथियों हम लोग बात करते हैं मिट्टी बचाओ आंदोलन की। तो साथियों मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से हुई। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की जो वजह थी, वो वजह क्या थी कि तवा बांध की वजह से जो कृषि योग्य मिट्टी थी वो दलदल के रूप में बनती जा रही थी। और मृदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, किसकी अगुवाई में करी गई है? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा। आइए इनके बारे में भी कुछ जान लें कि भारत के कोयम्बटूर में स्थित ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं ये। ग्रीन हैंड्स परियोजना, जिसे ईसा फाउंडेशन पर्यावरण संबंधी प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा दिया गया है, और इनके द्वारा अभी रैली फॉर रिवर चलाया जा रहा है जो नदियों के संरक्षण के लिए है। अब साथियों बात करते हैं मृदा संबंधी कानून की, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मृदा संबंधी कानून है। तो साथियों याद रखो कि किसान 100 घन मीटर तक की मिट्टी खनन के लिए उसे भूतत्व व खनिकर्म विभाग के माइन मित्रा पोर्टल पर आवेदन करना होता है। अगर आपसे कहा जाए कि किसान कितने मीटर तक की अपने खेत से मिट्टी निकाल सकता है, तो 100 घन मीटर तक की मिट्टी वो निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कहाँ आवेदन करना पड़ेगा और कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो माइन मित्रा पोर्टल पे आवेदन करना होता है। अवैध खनन करने वालों पर कौन सी धारा लागू होती है? तो इसके लिए खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23C लागू होती है। मिट्टी खनन के क्या नियम है, यानी कहां पर यह प्रतिबंधित हो सकती है मिट्टी खनन? कि यदि प्रति एकड़ जमीन पर 3 से 5 फुट तक की मिट्टी खनन हो सकती है, लेकिन अगर 1.5 किलोमीटर के दायरे में जंगल है तब खनन नहीं हो सकता है। साथ ही जमीन के पास बिजली के हाई टेंशन वाले खंभे 40 मीटर और छोटे खंभे 5 मीटर के दायरे में है तो खनन प्रतिबंधित रहता है। अच्छा, फसल नष्ट करने पे कौन सी धारा? फसल नष्ट करने का अर्थ समझ ही गए हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में इससे पहले क्या होता था कि जो धान काटने के बाद जो भी प्यार होता था, जो उसका भूसा होता था, उसको वहीं खेत में ही जला दिया जाता था। अब इसको पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। अगर कोई किसान ऐसा करता है तो जांच के बाद आईपीसी की धारा 447 और 427 के अंतर्गत उस पर मुकदमा दायर किया जाता है। जांच के बाद होगा ये। और साथ ही याद रखिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये किसकी योजना है? भारत सरकार की योजना है। इसका एक नारा था, याद रखिएगा, स्वस्थ धरा खेत हरा।
इसमें मिट्टी की जांच कराई जाती है। इसमें 75% जो आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी परियोजना में पैसा लगा है, वो केंद्र सरकार का है और 25% राज्य सरकारों का है। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 में की गई। और याद रखना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सबसे पहले राजस्थान में की गई थी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल के नए मेहमान हैं तो ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक साथियों, जय हिंद।